हेलो बच्चों, चैप्टर 4 के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण होता क्या, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर सवालों को लगाते हैं। सबसे पहले टाइप का सवाल हमने तय किया था कि हम लोग इसमें जांच करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है ना, दिया गया सवाल जो द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर हम लोगों ने द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। ये कुछ सिंपल वाले हल करने वाले थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग गुणनखंड में से सवालों को हल करते हैं। ठीक है ना, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से द्विघात समीकरणों को हल करने की एक और विधि है जिसका नाम है द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना। ठीक है ना, ये जो सिंपल से आप ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूले की सहायता से आप बहुत ही ईजी से आप द्विघात समीकरणों को आप हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले द्विघाती सूत्र से शुरू करेंगे और हम लोग धीमे धीमे बढ़ेंगे विविक्त कर की तरफ। फिर लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे किस तरीके से द्विघात समीकरण हम लोग बनाते हैं जब उसके हमको मूल पता हो। ठीक है बेटा, अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अगर नहीं देखा तो आपको आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस इस बार हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, अब देखिए द्विघाती सूत्र सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टार क्यों लगा। स्टार मीन्स ये इस बार सिलेबस से आपके हट चुका है, रिमूव हो चुका 2023-2024 के लिए। ठीक है, अब देखिए ये आया कहाँ से, तो आपको ये पता होगा कि द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण का ये मानक रूप होता है। ठीक है ना, इसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2 है। ठीक है ना, अच्छा ये फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया था, तो एक विधि इससे पहले आपके इसमें चैप्टर में और थी, उस विधि का नाम था पूर्ण वर्ग विधि। क्या विधि का नाम था? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग करते रहते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करते थे। ठीक है ना, तो इस विधि से हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकाल के लाए हैं, बट ये वाली विधि भी इस बार 2023-24 के सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, इसलिए इस विधि को हम लोग पढ़ाएंगे नहीं। तो फिर आप कहेंगे इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि विविक्त कर में इन चीजों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस का 4ac/2 है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए आपको सवाल दे देगा कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0 को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है कि दिए गए समीकरण की तुलना किससे करा देंगे हम लोग, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना हम लोग करा देंगे। अच्छा, अब जो भी a का मान होगा विथ साइन, ठीक है ना, उसको हम लोग ले लेंगे। देखिए a का मान कितना हमको मिल गया, प्लस का 2 ले लेंगे, प्लस का 2। b का मान कितना मिल गया, प्लस का 5, प्लस का 5। c का मान हमको कितना मिल गया, प्लस का 3, प्लस का 3। ठीक है ना, अच्छा अगर बाई चांस यहाँ कहीं माइनस लगा होता तो हम लोग b का मान लेते हैं माइनस। अच्छा यहाँ कहीं माइनस लगा होता तो c का मान भी ले लेते हैं माइनस। ठीक है ना, तो विथ साइन हम लोग उठाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप सीधे लगा देंगे क्या, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस का b। तो ये फार्मूले का माइनस है और b का मान रखिए तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 4ac। तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है बेटा, होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू फिर से कितनी है 2। इसको हम लोगों को हल करना है। देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस का 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 25 माइनस का 24 रूट में बटे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x बराबर ये आ गया। अब देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस, अब 25 में से 24 जाएगा 1 और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको करना क्या, एक बार हमको यहाँ से x की वैल्यू प्लस में लेनी है, एक बार वैल्यू माइनस में। देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या निकल के आएगा, जब x बराबर माइनस का 5, अब ये प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस ले लेंगे तो माइनस 5 प्लस 1/4, और एक बार हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, जब x बराबर माइनस का 5 माइनस का 1/4। जब ये लिया हल करेंगे देखिए तो माइनस 5 से एक जाएगा माइनस का 4, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4/4, इससे ये कट जाएगी, x की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी माइनस का 1। ये आ गया आपका x का पहला मान। यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम लोग, x बराबर माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 6/4, 2 से कट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिल जाएगा माइनस का 3/2, और ये आपको मिल गया x का दूसरा मान। ठीक है ना, तो ये था आपका द्विघाती सूत्र। किस तरीके से द्विघाती सूत्र द्वारा हम लोग सवालों को हल करते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस फिर भी हमने पढ़ा दिया क्योंकि नॉलेज के लिए। अब देखिए नॉलेज क्या है इसमें, ये जो आप अंदर की जो वैल्यू देख रहे हैं ना b² माइनस 4ac, ये देख रहे हैं b² माइनस का 4ac, इसी को हम लोग क्या कहते हैं विविक्त कर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं विविक्त कर। ठीक है ना, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ते क्यों, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए हम लोग जब द्विघाती सूत्र को हल करते हैं, सॉरी द्विघाती सूत्र नहीं, हम लोग जब कभी भी द्विघाती समीकरण को हल करते हैं, हल करने मतलब जब भी हमारा x का मान आएगा, ठीक है ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि x के मान हो सकता, अच्छा x के कितने मान आएंगे, सबसे पहली बात आप यहां से क्लियर करिए, x के कितने मान आएंगे, तो आप कहेंगे भैया यहां से x के हमेशा कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलते हैं। द्विघाती समीकरण में x के कितने मान मिलेंगे, 2, x मीन्स 4, 4 के कितने मान मिलेंगे, 2 मान। अब ये 2 मान हो सकता है कि 2 मानों में दोनों मान बराबर हों। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, है ना, पार्ट 1 में, कि हमने कई बार वहां पे सवालों को हल किया, x बराबर 3/2, 3/2, 2 मान आ गया, मतलब कि ये जो दोनों मान आ रहे हैं x के, वो दोनों मान बराबर हों, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि x के दोनों मान अलग अलग हों, ये भी हो सकता है, x के दोनों मान अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है कि भैया x का मान हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते, x का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, x का मान ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन, देखिए ये तीनों चीजें आप कैसे पता लगाएंगे x की वैल्यूज के बारे में, आपको प्रॉपर हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम आपको अगर एक, जैसे अब मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है ना, मैंने बोला ये बताओ बिना x का मान निकाले, x का मान मत निकालिए, लेकिन बिना x का मान निकाले ये बता दो x का मान कैसा आएगा, x का मान, x के 2 मान आएंगे, वो दोनों मान आपस में कैसे होंगे, क्या दोनों मान आपस में बराबर होंगे, क्या दोनों मान अलग अलग होंगे, क्या दोनों मान ज्ञात ही नहीं कर सकते आप बिना हल किए, ठीक है ना। अब हल करने में देखिए प्रॉब्लम क्या, हल करने में, हाँ जब आप हल करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी लंबी यानी लेंदी हो जाएगा। तो ये सूत्र बनाया गया, इस सूत्र में हम लोग केवल b² - 4ac की सहायता से हम लोग सिर्फ b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, और इससे हम लोग बता देंगे कि जो भी x का मान आएगा कि वो दोनों बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे या ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, सिर्फ b² - 4ac की सहायता से। और इसी b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्त कर, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं विविक्त कर क्या होता है और इसके मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा कि वही हमारे जो मूल आएंगे, मूल कैसे निकल के आएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है, विविक्त कर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यही कारण है डिस्क्रिमिनेंट का ये दिख रहा है कैपिटल डी, इसी से हमने इसको डिनोट कर दिया, और विविक्त कर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डी से भी दिखाते हैं। सबसे पहला काम क्या कह रहा है, b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्त कर कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे आप, अगर आप इस समीकरण में से केवल b² - 4ac का मान निकाल लीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका क्या है, विविक्त कर, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहीं से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, इसी पे आपके विविक्त करके सारे सवाल हल हो जाएंगे, और बोर्ड में एक एग्जाम लगभग चांसेस है कि आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा। क्या कर रहा है, देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, अच्छा 0 से बड़ी का मतलब क्या है, 0 से जितनी भी वैल्यूज बड़ी होते हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, कैसी होती हैं, धनात्मक। तो अगर b² - 4ac का मान धनात्मक आ गया, ठीक है ना, तो x के कैसे मान आएंगे, 2 भिन्न आएंगे और वास्तविक मूल होंगे। अब देखिए वास्तविक मूल मतलब क्या, पढ़ के आप आ चुके हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं में आप पढ़े होंगे कि या तो भैया मेरे यहाँ या तो परिमेय आएगा, या तो फिर क्या निकल के आएगा आपके पास, अपरिमेय, ठीक है ना। ऐसे ही x का मान या तो परिमेय आएगा, या तो x का मान क्या निकल के आएगा, या तो x का मान निकल के आएगा अपरिमेय, ठीक है ना, या तो x का मान परिमेय आएगा या तो x का मान अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है 2 भिन्न, 2 अलग अलग, अगर b² - 4ac का मान धनात्मक आ गया तो जो x के जो दोनों मान आएंगे ना, वो दोनों मान अलग अलग आएंगे, यानी सेम नहीं आएंगे, और वो जो दोनों मान आएंगे वो या तो परिमेय होंगे या तो फिर अपरिमेय होंगे, ठीक है ना, यानी वास्तविक ही होंगे। ये कब होगा, जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अलग कह रहा है 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे कब, अगर b² - 4ac का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर b² - 4ac का मान 0 आ गया, अगर आपने हल किया और b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 0, अगर वैल्यू 0 आ गई, अब देखिए अब x के 2 मान आएंगे, अब x के वो दोनों मान कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले वो आपसे क्या कह रहा है, x के दोनों मान आएंगे, वो दोनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे हमने पार्ट 1 में लगाया था ना हमने कि x के मान वहां आ रहे थे 3/2, 3/2। अब देखिए x के 2 मान तो आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अच्छा दोनों मान बराबर होंगे, लेकिन होंगे कैसे, ये होंगे वास्तविक। वास्तविक मीन्स मैं फिर से बता दूं, परिमेय और अपरिमेय, या तो ये दोनों परिमेय हो सकते हैं या तो ये दोनों अपरिमेय हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि b² - 4ac हो सकता है 0 से छोटा हो, क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो। अच्छा 0 से छोटी अगर कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू पक्का कैसी होगी, वो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ऋणात्मक। 0 से छोटे होने का मतलब कि अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है,
कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मतलब कि उसका ना तो जो भी x का मान है वो ना तो परिमेय होगा और ना ही अपरिमेय होगा। ठीक है, तो आप पूछेंगे फिर होगा क्या? तो जब वास्तविक मूल नहीं होता है तो वहां निकल के आता है काल्पनिक मूल। क्या निकल के आता है? काल्पनिक मूल। ठीक है ना। अब काल्पनिक मूल क्या चाहिए? जिसे वास्तविक, ये वास्तविक मूल का मतलब क्या था कि संख्याएं या तो वास्तविक संख्या निकल गई या तो परिमेय या तो अपरिमेय। ठीक है ना। काल्पनिक मतलब संख्याएं जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? काल्पनिक संख्या निकल के आएगी। ठीक है ना। अब काल्पनिक संख्या मतलब क्या? x का जो मान आएगा i में निकल के आएगा और i का मान क्या होता है? रूट में -1। अब देखिए इससे आगे आप ज्यादा समझने का प्रयास ना करिए। आपके सिलेबस में केवल इतना है, 10th के हाई स्कूल में सिलेबस में केवल इतना है कि अगर वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर आपका मूल काल्पनिक होगा। अब काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप सबसे पहली बार कहाँ पढ़ेंगे? 11th में। ठीक है ना। 11th में चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, आप सबसे पहले वहां पढ़ेंगे काल्पनिक मूल के बारे में। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो ही आप सवालों को लगा पाएंगे। ठीक है, देखते हम लोग सवाल कैसे आएंगे। सवाल आपसे क्या कह रहा? द्विघात समीकरण ये दे दिया, कह रहा इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मूलों की प्रकृति मतलब कि मूल कैसे निकल के आएंगे। देखिए हमने अथवा करके एक सवाल लिख दिया, इसी सवाल को वो दूसरी भाषा में आपसे पूछ सकता है। क्या कह रहा है? बिना हल करे इस समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करें। इन दोनों का मतलब एक ही, काम एक ही करना है, बस सवाल आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है ना। अब अथवा करके हमने एक भाषा और लिख दी, क्या कह रहा है? इस समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करिए और फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तीनों में काम आपको एक ही करना, विविक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या निकल गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण में ए का मान कितना दिख गया? देखिए ए का मान कितना आपको दिख गया? 8। अच्छा भाई साहब, बी का मान कितना आपको दिख गया? आप कहेंगे विद साइन लेंगे तो -10। सी का मान आपको कितना दिख गया? आप कहेंगे +3। ठीक है ना। अच्छा अब आप कहते हैं कि अगर ये वाला सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। हमेशा बराबर में 0 होना चाहिए द्विघात समीकरण में, तभी हम तुलना करा पाएंगे। ये जो हमने लिखा ना, दिए गए समीकरण में ए का मान, अच्छा ये सारे मान आए कैसे हैं? तुलना करा के आए। तुलना कराना आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना। इस समीकरण तुलना कराएंगे ax² + bx + c = 0 से जब तुलना कराएंगे तो ए का मान 8, बी का मान -10, सी का मान 3। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? विविक्त कर में क्या आएगा? देखिए ध्यान से, b² - 4ac का हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है ना। विविक्त कर कैपिटल D = b² - 4ac। अब चलिए यहाँ b का मान रखिए -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8 इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। ठीक है ना। अब 10 का स्क्वायर 100। ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 8 त्रिक 24 इंटू 4 तो 24 चौको 96 होता है, तो 100 माइनस का 96, यानी आपको वैल्यू यहाँ पे कैसी मिल गई? +4। हम लोग लिख देंगे यहाँ, देखिए डी का मान कितना? +4। हम लोग लिख देंगे विच इज ग्रेटर देन 0। डी का मान 4 आ गया ना, 0 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो अगर अब डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो अब आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? कि अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या? कि चूंकि कैपिटल डी, देखिए आप भाषा लिखेंगे, मैं भाषा यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चूंकि कैपिटल D = 0, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना। ये बस आपको इतना ही बताना था, विविक्त कर में आपको इतना ही बताना। अच्छा कई बार वो आपसे इसमें एक सवाल और बढ़ा देगा। आपसे क्या कह देगा? आपसे कह देगा कि सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताइए, साथ ही साथ मूलों को भी ज्ञात करिए। क्या कह देगा आपसे? भैया मूलों को ज्ञात भी करो आप। तो मूलों को ज्ञात करने का मतलब क्या? सिंपल सा हल करो और x की वैल्यू निकाल दो। अब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप फैक्टर विधि लगाइए, आप द्विघाती सूत्र विधि लगाइए, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि द्विघाती सूत्र आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप द्विघाती सूत्र मत लगाइए। फैक्टर से आप क्या करिए? फैक्टर करके जब इन दोनों के हम लोग फैक्टर कर देंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x के मान मिल जाएंगे। फैक्टर आप कर लेंगे। देखिए मैं फटाफट दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए क्या है? 8x² - 10x + 3। ठीक है ना। = 0 लिखा है। कितना लिखा है? 0। ठीक है ना। मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। 8 इंटू 3 कराएंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 24 को फटा करेंगे 6 इंटू 4। ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8x² - 6x - 4x + 3 = 0। इन दोनों से हमको कॉमन का दिख रहा है? हमको यहाँ से कॉमन दिख रहा है 2x। यहाँ से हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 4x - 3। यहाँ से कॉमन दिख रहा है -1। 4x - 3 = 0। ठीक है ना। बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा? 4x - 3 हम लोग 0 एक बार ले लेंगे कॉमन, एक बार क्या जाएगा? 2x - 1 = 0। एक बार जब ये ब्रैकेट 0 कर देंगे तो x = 3/4। एक बार जब ये ब्रैकेट 0 कर देंगे x बराबर हो जाएगी 1/2। ठीक है ना। देखिए x के दो मान आए, अलग अलग मान है, भिन्न वास्तविक मूल आए ना। ये दोनों वास्तविक संख्या हैं, परिमेय संख्या हैं,
ठीक है ना। तो देखिए दो भिन्न अलग अलग वैल्यू आई, तो यही आपका था कि चूंकि अगर डी बराबर 0 हमारा हो गया तो ये हमारा जो वैल्यू निकल गया कैसे आएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, ठीक है ना। तो देखिए मेन सवाल आपका यहीं तक था, लेकिन अगर आपसे कहते हैं मूलों को ज्ञात भी करिए तो मूलों को ज्ञात हम लोग इस विधि से कर देंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम विविध कर के ऊपर सेकंड टाइप क्या आता है। सेकंड टाइप देखिए आसान है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि समीकरण 3y² माइनस का 12y प्लस का m बराबर 0 के मूल कैसे हैं, यहाँ पे उसने आपको दे दिया मूल बराबर हैं, तो भैया मेरे m का मान बताओ। सेकंड टाइम में क्या कहेगा, आपको कह देगा मूल बराबर है, कह देगा मूल अलग अलग है ना, भिन्न वास्तविक है, तो m का मान बताओ। m मतलब m p के कुछ भी वो उठा के डाल सकता है, क्या ना, कोई भी एक अननोन, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना क्या, दिए गए समीकरण की, तो देखिए अथवा करके एक और लिखा है, सवाल आपको थोड़ा सा बदल के वो दे सकता है कि m के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इसके जो है वो मूल बराबर होंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या है। अब देखिए अब आप इसकी तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से नहीं करा सकते, इसकी तुलना इससे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा समीकरण दिया है, ये इस समीकरण में जो हमारा चर है वो y में है, तो हम लोग तुलना y वाले चर y चर वाले से ही हम लोग करा सकते हैं, x चर वाले से नहीं करा सकते। तो हम लोग करेंगे क्या, इसकी जगह हम लोग तुलना किससे करा देंगे, तुलना कराएंगे ay² प्लस का by प्लस का c बराबर 0 से हम लोग क्या कर देंगे, दिए गए समीकरण की तुलना करा देंगे। देखिए यहाँ से a का मान आपको कितना मिल गया, a बराबर आपको कितना मिल गया 3, अच्छा b का मान आपको कितना दिख गया, b का मान माइनस का 12, c का मान कितना दिख गया, आप कहेंगे c का मान हमको दिख गया भैया स्मॉल m, ठीक है ना। अब क्या करें, मूल बराबर है, मूल कैसे हैं, बराबर हम लोग लिख देंगे क्या, मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने, अच्छा मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर होते हैं तब जब b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए b का मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है m बराबर में 0। अब देखिए माइनस का 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इधर ये माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12 है, -12 को उधर भेज देंगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी 12m बराबर 144, 12 का भाग दे देंगे, m का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। सवाल बहुत इजी है, ठीक है ना, आपको बस याद होना चाहिए कि विविधकर यानी मूल बराबर कब होते हैं, मूल भिन्न और अलग अलग कब होते हैं, ये आपको वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद कर रहा कोई समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक अगला टाइप क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण का एक मूल कितना है -2, ठीक है। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के कितने मूल आप ज्ञात कर सकते हैं, इसके कुल 2 मूल आएंगे, कितने मूल आएंगे, 2 मूल निकल के आएंगे। अच्छा इन 2 मूलों में से उसने आपको एक मूल दे दिया -2, 2 मूलों में से उसने आपको एक मूल दे दिया, कह रहा है ये दूसरा वाला फाइंड आउट करो, ठीक है ना। दो टाइप के क्वेश्चन बना सकता है वो आपसे ये भी कर सकता है कि दूसरा मूल फाइंड आउट करो, या उसने क्या कर दिया यहाँ पे उसने आपको अननोन दे दिया a, ठीक है ना, कह दिया a का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो दूसरा मूल आप ज्ञात कर लेंगे जिससे आपको a का मान मिल जाएगा, यहाँ पे a का मान यहाँ रखेंगे, फैक्टर करेंगे, आपको दूसरा मूल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, a का मान ज्ञात करना। अब देखिए अगर ये इसका मूल एक ये है तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हमारा काम है माना p ऑफ x का जो मान है वो क्या है, हमने इस द्विघात समीकरण को हमने p ऑफ x से मान लिया, ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 4ax प्लस का 8, ठीक है ना। अब अगर ये इसका एक मूल है तो जैसे हम लोग x का मान -2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे x का मान कितना पुट कर दें -2, ठीक है ना। जैसे हम लोग पुट करें देखिए तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू -2 प्लस 8 बराबर 0, ठीक है ना, हो गया। अब हम लोग देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 8a, इधर प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब 8 4 12 हो जाएगा 12 प्लस का 8a इज इक्वल टू 0, 8a को हम लोग उधर भेज देंगे कि देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, a की वैल्यू हम लोग देंगे माइनस का 12/8, डेट मीन्स कितना जाएगा 4 3 12 4 2 8, वो भी कैसा आएगा माइनस का आएगा, ठीक है ना। यानी a का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 3/2, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे। अगर एक मूल्य दिया है तो एक मूल्य दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस मूल्य को x में अगर एक मूल्य दिया है आपको तो इस मूल्य को हमें समीकरण में रख देना है और हमको हल करके a का मान या जो कुछ भी वो पूछे, a पूछे, m पूछे, k पूछे, p पूछे, जो पूछे बस मूल्य को डालकर रख दीजिए, हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पुट किया -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 इंटू a इंटू माइनस का 2 प्लस का 8 इक्वल टू 0, हल करेंगे सिंपल से, देखिए -4 प्लस का 8 है प्लस का 4 8 4 12, हल करते ही आपको क्या मिल जाएगा, अननोन का मान मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब देखिए कई बार आपसे इसमें एक चीज और पूछ सकता है क्या, द्विघात समीकरण बनाना। अब द्विघात बहुपद हम बनाना वहां आ चुके, द्विघात बहुपद में भी फॉर्मूला वहां पे सेम था। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस यहाँ पे क्या था, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुपद में सिर्फ इतना ही था,
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। वहां बराबर में जीरो नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ समीकरण बना रहे हैं इसलिए बराबर में यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद में हम लोग x के मान को हम लोग बोलते हैं शून्यक, द्विघात में हम लोग क्या बोलते हैं x के मान को शून्यक, यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं x के मान को मूल, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ गया, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, बाकी चीज सेम है। ठीक है बेटा, अब देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। कुछ नहीं करना, क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल्य ये हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, हम आपको यहाँ पर वैल्यू क्या लिखनी है, मूलों का योग, मूलों का योग। तो देखिए मूलों का योग कितना आ जाएगा, 2√3 प्लस √12। अब √12 को जब आप हल करेंगे देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 2√3। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये रूट से बाहर निकलना आता है, अगर नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको चैप्टर 1 के लास्ट में हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सिखाया है। ठीक है बेटा, देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4√3। ठीक है ना, यानी मूलों का योगफल कितना आ गया, 4√3। अब हम क्या करा देंगे यहाँ पे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अच्छा ये कितना आ जाएगा, देखिए 2√3 इंटू √12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2√36, 36 बाहर आ जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से देखिए क्या है, मूलों का योगफल आप सीधे लिख देंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। आप यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना निकल गया है, 4√3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना निकल गया है, 12 बराबर में जीरो। ठीक है ना, ये आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है बेटा, ये इतना ही आसान सवाल है। देखिए अगला टाइप क्या कह रहा है, उसने यहाँ पे आपको मूल दिए थे, यहाँ पे उसने आपको क्या दिया, मूलों का योग दे दिया और मूलों का अंतर दे दिया। ये और ज़्यादा आसान है, यहाँ पे तो हमको चलिए जोड़ना भी पड़ा और गुणा भी करना पड़ा, यहाँ हमको ना जोड़ना है ना घटाना है, सिर्फ हमको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्योंकि उसने हमको मूलों का योगफल प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या, देखिए इस टाइप के सवाल में कैसे करेंगे, माना समीकरण के मूल, माना समीकरण के मूल, अब चूंकि दो मूल है हमको मानना पड़ेगा, ए बी मानो, अल्फा बीटा मानो, जो मानना है मानो। तो हमने माना अल्फा व बीटा है, हमने माना समीकरण के दो मूल कैसे हैं, अल्फा व बीटा। अब क्या दिया, मूलों का योगफल, तो हम लिख देंगे यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4। फिर क्या दिया है, मूलों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। ठीक है ना, अब आपसे वो क्या कह रहा है, अब आपसे वो ये कह रहा है कि भैया मेरे हमको क्या बताइए, समीकरण बताओ। अब समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अच्छा मूलों का योगफल तुमको पता है 5/4, गुणनफल ज्ञात करना, तो गुणनफल ज्ञात कैसे करेंगे, अब यहाँ से अल्फा और बीटा का मान आप निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा का मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम बना इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं हम लोग। देखिए अगर समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ दें तो अल्फा अल्फा ऐड हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा। ठीक है भाई साहब, बीटा बीटा कट जाएगा। अच्छा इधर कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 1/4 यानी 6/4। चलिए मैं लिख देता हूँ, 5/4 प्लस 1/4 डेट मीन्स 6/4। ठीक है ना, अब ये 2 इस 6 को कट कर देगा, बल्कि कितने 3, यानी यहाँ से हमारा अल्फा का मान आ जाएगा 3/4। ये आपका आ गया अल्फा का मान। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है, बीटा का मान। अब अल्फा का मान 3/4 उठाकर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ हम लोग पुट करेंगे 3/4। देखिए क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस का बीटा बराबर 5/4, यही ना। अब क्या करेंगे, 3/4 को इधर भेज देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 5/4 माइनस का 3/4, 5 में से 3 जाएगा 2, 2/4, यानी बीटा का मान आपको कितना मिल जाएगा, बीटा का मान आपको मिल गया 1/2। ठीक है ना, अब हमको अल्फा बीटा नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था यहाँ पे, मूलों का गुणनफल। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, अतः अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा का मान है 3/4 और इंटू बीटा का मान है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए अब सिंपल से आपको फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया था उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ, तो देखिए ध्यान से 5/4, तो हो जाएगा 5/4x प्लस मूलों का गुणनफल आपने निकाल दिया कितना 3/8, हो जाएगा प्लस का 3/8 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, तो इसमें ये हो गया, ये थे सारे टाइप हमने कवर कर दिए हैं। विविक्तकर के ऊपर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 में एक कथन वाले सवाल और आते हैं, तो कथन वाले सवालों को जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया था, कथन वाले सवालों को मैंने एक कर दिया। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कथन वाले सवालों को हमने मिला के एक कंप्लीट वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे और उसको हमने नाम दिया कथन वाले सवाल। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग डालेंगे कथन वाले सवाल, उनको आप अच्छे से जब आप देखेंगे आपको सारे टाइप उसमें भी कवर कराए जाएंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो मिनिमम 50 स्टूडेंट्स अगर जिस दिन इस चीज़ को कमेंट कर देंगे कि भाई लाइव क्लासेस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर 4 हमारा यहीं समाप्त होता है। कथन वाले सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।